हाँ जी, तो जीओसी में हमने थ्योरी का जो बेसिक सा पार्ट था वो तो कर लिया है। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आज उसी का सेशन रखने वाले हैं। बट एक थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा, एक न्यू वे रहेगी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। अ, ऐसा नहीं रहेगा कि कन्वेंशनली मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसको वहाँ पर मैं करे जा रहा हूँ। थोड़ा सा नया तरीका है, नया अप्रोच है, होप सो कि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जहाँ तक है ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो देखते हैं फिर कैसा रिव्यू मिलता है इसका। चलिए भाई, तो देखो, शुरू करते हैं जीओसी और जो छोटा सा पार्ट हमने करा था जीओसी का, उसी से यहाँ पर हम क्वेश्चंस को मेजरली उठाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जीओसी से पूछे जाते हैं। मेजरली चाहे आप मेंस ले लो चाहे आप एडवांस ले लो, जीओसी का एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जीओसी के क्वेश्चन होंगे। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर हो गया, उसमें आपसे पूछेगा कि इसके स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत आइसोमरिज्म वगैरह इन लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से आ सकते हैं जीओसी से, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत ना हो, तो उसका आइडिया हमें यहाँ पर अच्छे से लग जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करें नॉमेनक्लेचर की। देखिए, नॉमेनक्लेचर से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, एक हल्की सी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर लेते हैं। सारे के सारे पीवाई क्यू ही मैं यहाँ पर लूंगा, ठीक है। जैसे एक रिसेंट ईयर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोशिश मेरी यही है कि उस वही क्वेश्चन लिए जाए जिनसे आपको सीख के जाओ। देखिए, जैसे इसका आपको नॉमेनक्लेचर करने के लिए बोला, तो एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, नॉमेनक्लेचर अगर यहाँ पर हमें ढंग से सीखना है, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई बड़ा ढीठ है, ये 3 से 4 बार रिपीटेड है, आप मान के चलो आपके जेई में। ये मेंस की ही बात कर रहा हूँ। तो वो लोग क्वेश्चन भी चेंज नहीं कर रहे हैं, वही हर साल रिपीट हो रहा है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ ही लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2005 या 6 के तकरीबन का क्वेश्चन है, और है भी इसमें कुछ नहीं, बट जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो ये बहुत कुछ बन जाएगा। देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मैं एज एन असर्शन आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन के लिए असर्शन है, द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड नेम है, आप जानते हो। नेम पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको आईयूपीएसी लेके ही चलना है, ठीक है, तो उससे अलग नहीं पूछेगा आपसे। देखिए फिर, एक तो नॉमेनक्लेचर के पार्ट से इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आई होप सो कि यहाँ पर अभी अब आंसर आ चुके होंगे। अब जैसे आप पहला, अगर इस कंपाउंड में देखो, पहले कंपाउंड में तो यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो भाई फिर तो कुछ देखना ही नहीं, SO3H है, COOH है, तो प्रायोरिटी इसी को जाएगी, है ना। दूसरा, अब यहाँ आप जा नहीं सकते क्योंकि चेन आपको लंबी चाहिए, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आपका छठवां कार्बन, तो इजीली पड़ जाएगा फिर इसका नेम, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें सिखाने वाली बात क्या है, यहाँ पर आप देखो, ये क्या है आपका, ये CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या एल्डिहाइड चेन में है? नहीं। अगर एल्डिहाइड चेन में ऐड होता है, देखो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन यही इसलिए किया है, ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, क्या ये चेन में इंक्लूडेड है? नहीं है। अगर एल्डिहाइड का कार्बन चेन में इंक्लूडेड होता है तो फिर वो कीटोन बन जाता है, अगर वो टर्मिनल पोजीशन में ना हो, और टर्मिनल पोजीशन में हो तो फिर वो एल्डिहाइड ही रहता है। अगर चेन में इंक्लूडेड है तो हम ऑक्सो का जो प्रीफिक्स है वो यूज करते हैं, ऑक्सो। लेकिन जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, चेन में ये नहीं है, चेन में इंक्लूडेड नहीं है, इट इज एक्चुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द चेन।
तो इस केस में हमारा जो प्रीफिक्स बनता है दैट इज फॉर्माइल। तो इसका नाम आप क्या रख दोगे भाई? इसका नाम आप क्या रख दोगे? पेन चेंज कर लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2 पे फॉर्माइल। 2 पे फॉर्माइल। 3 पे आपको दिख रहा है क्या है? हाइड्रोक्सी। सॉरी, थोड़ा सा मेल हो गई, चेंज हो गई शायद। 7 कार्बन की फ्री है इसे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सही कर लेते हैं। 1 2 3, ये 4 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, फाइनल्स। तो 2 पे फॉर्माइन। फॉर्माइन इसलिए है क्योंकि एल्डिहाइड का जो ये कार्बन है चेन में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मेन चेन ये है हमारी। मेन चेन तो ये है ना, ये वाली। और इस मेन चेन में आपका ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए फॉर्माइन लिखा। इंक्लूडेड होता तो ऑक्सो लिखते। तो 2 पे फॉर्माइन। 4 पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH ग्रुप है, OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। 7 की चेन है तो हेप्ट। 6 पे है ईन। और 1 चाहो तो आप लिखो या फिर ना लिखो, ओइक एसिड। देखो, यहाँ पर प्योर था कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ये आपको दिख रहा होगा। ये कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर प्योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। बहुत बार क्या होगा, आपको ऐसा कोई ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि थर्ड केस है। थर्ड केस देखो, करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। सही लग रहा है सर, ये बेंजीन है, ये कार्बोनिल है, ये क्लोराइड है, सही तो लग रहा है ये नाम, लेकिन ये नाम गलत है। ये नाम सरासर गलत है मेरे भाई। इसका सही नाम कैसे दिया जाएगा, आप ये देखो। क्या ये एक सब्स्टिट्यूएंट आर ग्रुप है? बिल्कुल है सर। और ये CO और Cl, तो ये तो कुछ ऐसा बन गया, RCOCl। क्या ये एसाइल ग्रुप नहीं बन गया मेरा? क्या ये मेरा एसाइल ग्रुप नहीं बन गया? बिल्कुल सर। और इनकी नेमिंग जब करते हैं तो हम ऑयल क्लोराइड लिखते हैं। ऑयल क्लोराइड लिखते हैं, बिल्कुल। तो इसका जो सही नाम बनेगा वो आपका बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन फंसाने के लिए आपका ईथर वगैरह से भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर भी कंपाउंड पकड़ने नहीं आता। जैसे यहाँ पर आप सेम सिंपल नाम लिख रहे हो थे नहीं, लेकिन ये आर ग्रुप अगर आप इसको लिख दो एक बार, तो ये देखो अब RCOCl एसाइल ग्रुप बन रहा है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और भाई ये सेकंड वाला देखो, ये तो हॉट टॉपिक है, आजकल भी रिपीट होने में है ये। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो आप ध्यान से देखो, अगर ये तो वन, साइनाइड और NH2 में से प्रेफरेंस किसको देंगे सर? साइनाइड को प्रेफरेंस देते हैं। तो नाम कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4। NH2 मतलब हो गया अमाइनो ग्रुप, तो 3 अमाइनो। 3 अमाइनो। मेथ एथ प्रोप ब्यूट एन, ब्यूट एन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। इसमें भी भैया वही चीज है, अगर साइनाइड आपका प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है तो हम साइनो यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइनाइड जो है हमारा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था, सबसे बड़ा ग्रुप यही था, यहाँ पर NH2 की कोई औकात नहीं है साइनाइड के सामने। साइनाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था, तो इसको सफिक्स के रूप में यूज करना पड़ेगा। और अगर सफिक्स में आप यूज करोगे तो आप क्या लगाओगे? नाइट्राइल लगाते हो सफिक्स में। अगर सफिक्स प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो 1 पे साइनो, 2 पे साइनो, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर का छोटा सा पार्ट हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, जनरल नॉलेज बेस्ड। जनरल नॉलेज बेस्ड, बिल्कुल जनरल नॉलेज बेस्ड। कुछ कंपाउंड्स, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको आपकी किताब NCERT में दिखते हैं, उनको एज इट इज उठा के पूछ देते हैं। जैसे मुझे ये बताओ, चलो ये कंपाउंड भी नहीं देता है वो आपको, बहुत बार तो हम भी नहीं देते। मुझे ये बता दो आप बस सिंपली, पहला क्वेश्चन, कि साइक्लोहेक्सीन किस प्रकार का कंपाउंड है? एलिफेटिक है, एलिसाइक्लिक है, या है एरोमेटिक? या इसको आप सिंपली कुछ नाम ना देके रिंग कंपाउंड की फॉर्म में उसका नामकरण करोगे?
क्या नाम आप इसको देने वाले? तो देखो पहले तो सिंपली साइक्लोहेक्सीन और बेंजीन में आपको फर्क क्लियर ही होगा, है ना, क्योंकि अगर आप नेम लिखोगे तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। तो साइक्लोहेक्सीन मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, हेक्सीन मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, और वो पोजीशन वन पे है, तो वन पोजीशन होती है तो उसको दिखाते नहीं है, हेक्स वन इन लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल हेक्सीन लिखा तो मतलब हेक्स वन इन, यानी कि डबल बॉन्ड वन पोजीशन में ही होगा। कैसा कंपाउंड है? एलिफेटिक मतलब जो होता है सर स्ट्रेट चेन कंपाउंड, एलिफेटिक मतलब होता है चेन वाले कंपाउंड, चेन वाला तो नहीं है ये। दूसरा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जो रिंग वाले होते हैं, और एरोमेटिक भी वो होते हैं जो रिंग वाले होते हैं। तो हमें सिर्फ रिंग कंपाउंड ऑप्शन में दिया है, हमें सिर्फ रिंग कंपाउंड तक नहीं जाना। उसमें भी रिंग कंपाउंड के दो क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसमें से बताना है कि कौन सा होगा, एलिसाइक्लिक होगा या एरोमेटिक होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एरोमेटिसिटी होने के लिए कंजुगेशन होना चाहिए, यहाँ कंजुगेशन है ही नहीं, तो एरोमेटिक तो ये हो ही नहीं सकता, एरोमेटिक तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन absent है। कंजुगेशन मतलब भाई रेजोनेंस दिखानी है, कंजुगेशन करना है, तो वन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन में फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो, कुछ तो हो जिससे वो कंजुगेशन दिखाए, तो वो यहाँ पर एब्सेंट था। बहुत बार आपसे प्रायोरिटी सीरीज पूछ देता है एज इट इज, तो आपको बस कुछ चीजें तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जैसे SO3H को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद COOH को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद जो CO वाले कंपाउंड आते हैं जैसे CONH2 आ गया, इसको प्रायोरिटी दोगे, और फिर साइनाइड हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है, इनको आप ध्यान में रखना। मेजोरिटी क्वेश्चन आपके इसी से बन जाएंगे कि SO3H हाईएस्ट प्रायोरिटी में दिया जाए। एक प्रायोरिटी सीरीज होती है ना, अगर हम उसका कुछ साथ दिखाएं देखें तो वो ये है। एक जनरल क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया गया था भाई कुछ साल पहले, मेसेटिल ऑक्साइड, मेसेटिल ऑक्साइड ये किसका कॉमन नेम है? ये मेसेटिल ऑक्साइड फोर मिथाइल, फोर मिथाइल पेंट थ्री इन टू ओन का कॉमन नेम है, बना के देखेंगे, आइए चेक करते हैं। ये हो गया पेंट, थ्री पे हो गया इन, टू पे हो गया आपका ओन, ठीक है, और फोर पे हो गया आपका मिथाइल। तो ये अब आपको क्या करना होगा, ये तो याद ही होना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मेसेटिल ऑक्साइड बोला जाता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, फिर ज़्यादा हम बहुत लॉजिकल बना सकते हैं क्वेश्चंस को, फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन, अभी चैप्टर लॉजिक क्रिएट नहीं करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना। अब जैसे एक 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 बार इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, देखना जैसे बोला कि इनमें से कौन सा क्या है ये बता दो। मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बट ठीक है आप उसको बता सकते हो। इसमें से मैं आपको ऐसे पढ़ के यहाँ से हम बता सकते हैं, डिनोट कर देते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इनमें से आपका नॉन प्लेनर कंपाउंड कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, बाईसाइक्लो कंपाउंड कौन है, और स्पाइरो कंपाउंड कौन है? तो वहीं पर हम समझ लेते हैं, बहुत इजी सी चीज़ है। देखो अगर एरोमेटिक की बात है तो इस कंपाउंड में फोकस करो, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर लेकिन कंजुगेशन है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, दो दो लोन पेयर होंगे सर। तो लोन पेयर होंगे तो मतलब ये और ये क्या कंजुगेशन जमा रहे हैं? बिल्कुल जमा रहे हैं। क्या ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर आपका कंजुगेशन में यूज होंगे? नहीं, बाहर वाला लोन पेयर यूज नहीं होगा, अंदर वाला कंजुगेशन में यूज होगा। तो अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कंजुगेशन के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कंजुगेशन है, रिंग है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये कार्बन और ये कार्बन आप देखोगे तो ये प्लेनर कंपाउंड है, तो यानी कि ये कंपाउंड कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। अब जैसे ये कंपाउंड देखो और ये कंपाउंड देखो, दोनों में अंतर है ना, बिल्कुल अंतर है। इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक साइकिल है और ये दूसरी साइकिल है,
तो ये जुड़ रखी हैं आपस में, तो इसको हम बोलते हैं कि साइकिल जुड़ गई, तो इसको हम बोल देते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड। बाई साइक्लो कंपाउंड्स। लेकिन साइकिल यहाँ पे भी जुड़ी है भाई, एक साइकिल तो ये है और एक साइकिल ये है, ये दोनों जुड़ी हैं लेकिन एक ही सिंगल कार्बन है इनका इंटरेक्शन पॉइंट। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। ये स्पाइरो कंपाउंड्स पूछ देता है बहुत बार। किन कंपाउंड्स को कहते हैं फिर स्पाइरो कंपाउंड्स? वेयर टू रिंग्स आर joined together via सिंगल कार्बन एटम। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए स्पाइरो कंपाउंड्स की, बाकी केमिस्ट्री में जाने की एटलीस्ट मेंस के लिए तो जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, क्या ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है? नहीं, बीच में एक हेटेरो एटम आ गया, हाइड्रोकार्बन होते सिंपल तो होमोसाइक्लिक, लेकिन ऑक्सीजन आ गया तो ये एक कैसी रिंग है? ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। सर क्या ये एरोमेटिक भी हो सकता था? नहीं भाई, यहाँ कंजुगेशन कहाँ दिख रहा है आपको? ना sp2 है, तो एरोमेटिक तो ये कतई नहीं हो सकता था। तो ऐसी चीजें बहुत बार पूछ देता है। अब जैसे कभी कभार आपको थायोफीन करके पूछ देता है, वो थायोफीन का स्ट्रक्चर बताओ बोल दिया, थायोफीन का स्ट्रक्चर बताओ बोल दिया, तो थायोफीन का स्ट्रक्चर भी हमको आना चाहिए कुछ ऐसे। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से आप 100% क्वेश्चन बना ले जाओगे, क्योंकि ये जीओसी बहुत मिक्स तरीके से आता है। अगर आइसोमेरिज्म क्लियर नहीं है फिर भी आप नहीं बना पाओगे 100%। आइसोमेरिज्म के बहुत क्वेश्चन आपको जीओसी में इन्फ्यूज्ड मिलेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म धीरे धीरे हम उसको ला रहे हैं, लेकिन हाँ जितना अभी तक हमने करा जीओसी का जो बेसिक पार्ट था उसके क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली 110% बन जाएंगे। और फिर असली जलवा इसका शुरू होगा हाइड्रोकार्बन से। ये मेथड बहुत बढ़िया सूट होती है हाइड्रोकार्बन से आगे के जो जितने भी चैप्टर्स आएंगे वहां पे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन आपसे इस टाइप के पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये पकड़, which of the following compounds will not produce precipitate या पीपीटी on reaction with AgNO3? इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। मेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन आ रखा है आपका यहाँ पे, और ये एक मैं बोल रहा हूँ है ना, ये कितने आए होंगे रिपीटेड, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं। इनको करने का तरीका समझ लें, स्टेप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास। देखो, अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है ये आयंस तो प्रोड्यूस करेगा। तो AgNO3 आपका ब्रेक हो जाएगा Ag पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव। बताओ, और प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है, तो मान ले जो भी रिंग है तेरी, जैसे ये रिंग है मान ले, यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन इस तरीके से क्लीवेज करेगा, तो ये रिंग कुछ ऐसा बन जाएगा। ये रिंग के ऊपर आएगा कार्बोकेटाइन और ब्रोमीन अपना नेगेटिव बन के निकल जाएगा। अब यहाँ से ऐसा हुआ कि ये पॉजिटिव Ag पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, ये दोनों आपस में एक कंपाउंड बनाएंगे, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेंगे। जो प्रेसिपिटेट क्या होगा? AgBr का प्रेसिपिटेट होगा, AgBr प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और रिंग में आपका क्या जुड़ जाएगा? जहां पर कार्बोकेटाइन बना था NO3 आके अटैक करेगा। ये पूरा यहाँ पर होने वाला है सिस्टम। ठीक है, सिंपल आयंस में तोड़ना आपको आना चाहिए।
इन रिएक्शनों में और कुछ फालतू काम करना नहीं है। तो जैसे आप देखो, अगर मैंने यहाँ से ब्रोमीन हटाया तो ब्रोमीन तो नेगेटिव बन के निकलेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर कार्बोकैटाइन जनरेट होगा। यहाँ से ब्रोमीन हटाऊंगा तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन जनरेट होगा। यहाँ से ब्रोमीन हटाऊंगा तो यहाँ पर कार्बोकैटाइन जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ से ब्रोमीन को हटाऊंगा तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन जनरेट होगा। भाई कुछ चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना पाप होता है। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देखो कौन ब्रोमीन को निकालना चाहेगा, जो ब्रोमीन को निकाल के स्टेबल बनना चाहे, स्टेबल बन रहा हो। ब्रोमीन को कौन निकालना चाहेगा? जो ब्रोमीन को निकाल के स्टेबिलिटी को अपनी बढ़ा पाए, वही तो निकाल पाएगा। आप तो बस इतना समझो कि जहां पर कार्बोकैटाइन जब स्टेबल होगा वो निकाल देगा। जैसे भाई जब ये ब्रोमीन को निकाल देगा तो आप देख रहे हो ये कार्बोकैटाइन इसके साथ कंजुगेशन में आ जाएगा, और इसके पास कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन भी है। ध्यान से देखो तो कार्बन sp2 भी है, ये एक रिंग भी है, तो ये तो एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये बिल्कुल, ये डेफिनेटली ड्रास्टिकली ब्रोमीन को निकालना चाहे, ड्रास्टिकली। यहाँ पर आप देख रहे हो विनाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, ये रेजोनेंस कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन ये भी निकाल देगा। ये देखो फिनाइल के साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस में करेगा ये कार्बोकैटायन, ये भी निकाल देगा। लेकिन इस कार्बोकैटायन को देखो, ये कार्बोकैटायन होगा अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होगा? अनस्टेबल इसलिए होगा भाई क्योंकि यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है। और ये कार्बोकैटायन बना कहाँ पर? जहाँ पर पाई बॉन्ड है, जहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड है मतलब इलेक्ट्रॉन की आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी है वो ज्यादा तो होती है, वो ज्यादा तो होती है। लेकिन क्या वो उसको मिल पाएगी, वो कंजुगेशन में जा पाएगा? नहीं, कंजुगेशन में नहीं जा पाएगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन ये है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये ब्रोमीन को अपने से नहीं निकालेगा क्योंकि ये अनस्टेबल बन रहा है, बजाय कि ये स्टेबल बने। बाकी जितने भी कंपाउंड हैं वो पहले से ज्यादा स्टेबल बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। सिमिलरली मैंने आपसे ये पूछा, विच इज द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है। तो आप एक पैटर्न नोटिस करना कि मोस्ट स्टेबल वगैरह में वो सिंपली आपसे ये जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक। या तो एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक हो, बीच वाले मत बन के रहो एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होते हैं लीस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक होते हैं लीस्ट स्टेबल। ठीक है ना? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। और एक क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा इजी है। भाई मोस्ट स्टेबल अगर मुझे बताना है, मोस्ट स्टेबल तो मोस्ट स्टेबल तो कौन होगा? एरोमेटिक। तो आप तो ये चेक करो कि इनमें से एरोमेटिक कौन है। ध्यान से देखो, रिंग सब है, सब में sp2 कार्बन मिलेगा, सब कंजुगेटेड है। ठीक है। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। कंजुगेशन तो है सर, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन है का मतलब ये एरोमेटिक है। देखते हैं क्या इससे कोई बड़ा वाला एरोमेटिक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, लेकिन ये दो दूनी चार, दो बॉन्ड नहीं होती तो चार इलेक्ट्रॉन इसके पास है। चार इलेक्ट्रॉन वाला आपका एरोमेटिक नहीं होता है, ये आपका एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली ये यहाँ पर भी आपके चार इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी कंजुगेशन है लेकिन चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक सिर्फ एक ही है, तो वही हमारा आंसर है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कैरी आउट। कुछ क्वेश्चन जो आपके आइसोमेरिज्म से भी रिलेटेड होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको जैसे आगे हेल्प करेगा, फाइंड द नंबर ऑफ
स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल, कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है ये आपसे पूछ रहा है। ये कंपाउंड हमको दिया हुआ है। तो स्टीरियो आइसोमर का निकालना बहुत आसान है, काइरल कार्बन हमें फाइंड करने होते हैं। अब क्योंकि भैया काइरल कार्बन हमें निकालने होते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। स्टीरियो, यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा, यानी कि ऐसे सेंटर जहाँ चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हों। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास टोटल यहाँ पर तीन स्टीरियो सेंटर्स निकल के आ रहे हैं। तीन क्या निकल के आ रहे हैं भाई मेरे पास, स्टीरियो सेंटर्स निकल के आ रहे हैं। अब बात हुई है कि व्हाट आर स्टीरियो सेंटर्स। तो भाई मैं कहूँगा इसमें इधर यू वेट फॉर द आइसोमेरिज्म लेक्चर, है ना, या फिर आज हम इसी से ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये होल्ड पे लेते हैं, ये मैंने ले लिया। एक्चुअली यहाँ पर इसको लेना नहीं चाहिए था क्योंकि जीओसी में हमने अभी कवर नहीं करा, बट ठीक है, इसको हम आइसोमेरिज्म जैसे ही शॉर्टली कवर करते हैं तो हम इसको कवर कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा वो नहीं करना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इट इज़ डिफिकल्ट कि ये आए, इसलिए मैं आइसोमेरिज्म लास्ट में भी यहाँ पर ले रहा हूँ, पहले मैंने ले लिया। तो आप देखो स्टीरियो सेंटर यहाँ पर तीन है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा 2 की पावर n, क्योंकि स्टीरियो सेंटर तीन है तो n की पावर हो जाएगी 3, इट मीन्स 2 की पावर 3 यानी कि 8। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है मेटामेरिज्म से। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, मेटामेरिज्म से बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, स्ट्रक्चरल आपका जो आइसोमेरिज्म होता है उसी का एक पार्ट है। अब क्योंकि आइसोमेरिज्म यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। मेटामेरिज्म की खास बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। बस मेटामेरिज्म में एक चीज डिफर करती है कि एल्काइल या एसाइल ग्रुप, ये डिफर करते हैं भाई। मेटामेरिज्म पहचानना आपको आना चाहिए, आपके आइसोमेरिज्म के मेजोरिटी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जैसे आप देखो, मैंने ये लिखा CH3O, CH2 CH2 CH3। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि यार यहाँ 3 कार्बन की चेन है, यहाँ 1 कार्बन की चेन है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। 2 कार्बन इस साइड रख लेते हैं अपन, और 2 कार्बन इस साइड लिख लेते हैं। ये क्या लिया है मैंने, ईथर बना रहा हूँ मैं, है ना। ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर था, इससे मैंने एक सिमेट्रिकल ईथर बनाया। तो आप देख रहे हो कि कार्बन का नंबर सेम रहा, बस मैंने ग्रुप अलग अलग कर दिए। पहले आप देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था ऑक्सीजन की इस तरफ, और इस साइड जो था वो था आपका प्रोपाइल ग्रुप। अब यहाँ पर इस साइड भी इथाइल ग्रुप है और इस साइड भी इथाइल ग्रुप है। तो कोई पूछे इन्होंने कैसा आइसोमेरिज्म शो करा, तो इन्होंने मेटामेरिज्म को शो करा है। मैंने कोई चीज बदली नहीं, मैंने बस क्या कर दिया, एल्काइल ग्रुप्स को या एसाइल ग्रुप्स को बदल दिया। मान लो यहाँ रिंग होती उसको हम इंटरचेंज कर देते, तो वही काम हमने यहाँ पर करा है। अब मैं मेंस का एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने क्या ऑप्शन दिए थे, और आपको देखना है कि क्या आप उसको पहचान पा रहे हो कि नहीं। ये कुछ ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन ये था, कंपाउंड भी मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है, इसके हिसाब से आपको ये बताना है। पहले अपन ऑप्शन लिख लेते हैं। ये सारे कंपाउंड है, आपको बताना है कि इनमें से कौन इस कंपाउंड का मेटामर होगा। बताओ कंडीशन क्या है,
फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सेम ही दिए रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, आप तो बस इस बात का ध्यान रखोगे तो भी काम चल जाएगा। हालांकि दोनों बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ध्यान से देखो सर, इसमें देखो यहाँ पर तो फिनाइल रिंग ही हटा दी है, तो बेंजीन की रिंग थी ना, एक रिंग खाली थी, एक रिंग बेंजीन की थी, तो ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, क्या ये आपको आंसर लग रहा है? बिल्कुल सर, ये आंसर लग रहा है, क्योंकि पहले बेंजीन की रिंग नाइट्रोजन से अटैच थी, और जो साइक्लोहेक्सेन है वो कार्बन से अटैच था, लेकिन अब बेंजीन कार्बन से है और साइक्लोहेक्सेन नाइट्रोजन से है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। औरों में भी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर ये CO है, ये क्या यहाँ पर कीटोन ग्रुप था ये बेसिकली, और यहाँ पर ये CHO है, अगर प्रॉपरली लिखोगे तो CHO, ये एल्डिहाइड बन गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये नहीं हो सकता। सिमिलरली पहला ऑप्शन देख लो, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग, जब यहाँ पर है ही साइक्लोहेक्सेन तो यहाँ बेंजीन रिंग कैसे आ जाएगी, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, डी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, मेंस की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। और कुछ क्वेश्चन देख लो जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ड्रॉ टोटोमेरिक फॉर्म्स ऑफ फिनॉल, फिनॉल की टोटोमेरिक फॉर्म बनाओ आप, तो कैसे बनेगी सर? कीटो इनॉल टोटोमेरिज में यहाँ पर आपको दिखेगा फिनॉल में, सिंपल सी बात है। तो ये फिनॉल है, यहाँ पर होता है आपका OH, है ना। प्रॉपरली बनाएंगे फिनॉल को तो कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन आएगा, ये O है और ये H है। क्या पहली बात बताओ, क्या इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल भी है? क्या कंडीशन होती है टोटोमेरिज्म के लिए? टोटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कंडीशन फॉर टोटो। देखो, पहली कंडीशन है हमारे पास एक कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन होता है? जो मेन ग्रुप से अटैच्ड कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उससे अटैच्ड एक अल्फा H होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा कार्बन पे, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, तब कोई चीज टॉटोमेरिज्म शो करती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन इसके पास पड़ा है, तो ये अपनी फॉर्म शो कर सकता है। ये कौन सी फॉर्म है? ये कीटो फॉर्म है या ये इनॉल फॉर्म है, ये बताओ। ये इनॉल फॉर्म है सर। आपको कैसे पता? अरे भाई, इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, और ओल का मतलब हो गया एल्कोहल, तो ये OH भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ये इनॉल फॉर्म है। अब ये अगर टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, बताने की ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आपका कीटो फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रुप आपका CO आ चुका है, कीटोनिक ग्रुप आ चुका है। तो इस तरीके के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कितनी स्लाइड्स बची हैं मैं देख लेता हूँ। चलिए, बची हैं अभी बहुत है, काम चल जाएगा आज का अपना। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था आपसे, ओनली टू आइसोमेरिक मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फ्रॉम, दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव किसके बन सकते हैं सिर्फ? पहला ऑप्शन था एन ब्यूटेन। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से होने वाली रिएक्शन है, जिसको हम 12th के पहले चैप्टर में और 11th के लास्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन दोनों जगह पढ़ते हैं। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने होते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली, कि कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। और बहुत रिपीटेड है भाई ये, 2023 के मेंस में इससे कुछ भी नहीं तो 6-7 क्वेश्चन आ चुके थे। थर्ड कंडीशन में बेंजीन दिया है, और चौथी कंडीशन में हमें दे रहा है 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन।
चलिए एक एक करके इनकी चर्चाएं कर लेते हैं कि किसमें क्या दिया। देखो अगर पहले मैं एन ब्यूटेन बनाता हूँ, एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? अरे भाई ध्यान से देखो, चाहे आप इस जगह से हाइड्रोजन निकालो चाहे इस जगह से, बात तो वही है। या चाहे आप इस जगह से हाइड्रोजन निकालो चाहे इस जगह से, बात तो वही है। मतलब अगर आप नंबरिंग ऐसे कर दो, 1 2 3 4, अगर आप यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दोगे तो ये 1 क्लोरो बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को उठा के क्लोरीन जोड़ दोगे तो 2 क्लोरो बन जाएगा। तो एक टाइप का हाइड्रोजन तो ये हो गया, एक टाइप का हाइड्रोजन ये हो गया। अब कोई कहेगा सर नहीं हम तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे। भाई अगर आप यहाँ पे क्लोरीन जोड़ोगे तो फिर नंबरिंग भी यहीं से करोगे। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन यहाँ पे जोड़ा, नंबरिंग भी इसे करी, तो ये तो दोबारा से 2 क्लोरीन बन जाएगा। और अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो दोबारा से 1 क्लोरीन बन जाएगा। तो पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये पोजीशन आप कंसिडर नहीं करोगे। सिर्फ दो टाइप के हाइड्रोजन हमारे पास पॉसिबल है। तो एन ब्यूटेन में दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट ही बनेंगे। बेंजीन में देखो, बेंजीन में तो मेरे ख्याल से दो प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे। दो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि क्या हो गया ये, वो कुछ गलत बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। कैलकुले भैया हो जाएंगे नाराज। हाँ ये लो। तो बेंजीन में दो प्रोडक्ट भी इसलिए नहीं बनेंगे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं। देखो ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होंगे। और किसी भी पोजीशन से आप क्लोरीन हटा दो, सिर्फ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बन सकता है। मोनोक्लोरीनेटेड, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है। यहाँ पर देखो कितने प्रकार के हाइड्रोजन है। सर पहला हाइड्रोजन यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैंने कहा ये भी ठीक है। तीसरा क्या यहाँ से निकाल सकते हैं? हाँ, यहाँ से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी निकल सकता है। तो इसमें तो बहुत टाइप के हाइड्रोजन है, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। 2 मिथाइल प्रोपेन की बात करते हैं, मेथ एथ प्रोप, और 2 पे है मिथाइल। सर इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, सही बात है। मैंने कहा एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से भी निकालेंगे और यहाँ से भी निकालेंगे, तो बात वही है। तो एक पोजीशन तो ये बन गई, एक प्रकार का हाइड्रोजन, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन में है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो चौथा इसका एक आंसर हो जाएगा। तो इसके दो सही आंसर थे, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा एडवांस का। एडवांस का ही है भी ये, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट है क्योंकि ऐसे वहीं पूछे जाते हैं। हम्म, तो मैं टोटोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चन में पीवाईक्यू लाया था, लेकिन मैं पीवाईक्यू से अच्छे करा लूंगा आपको, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, किस प्रकार का आइसोमेरिज्म है। जैसे पहला, नॉर्मल प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल। मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन। प्रोपेनॉल, अच्छा सॉरी शायद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं होगा ना। प्रोपेनॉल और प्रोपेनल, चलो इतना तो करो। तो देखो भाई, एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल कैसे बनाऊंगा? मेथ एथ प्रोप, ये हो गया एन प्रोप, एन भी हो गया, और ओल यानी कि यहाँ पर होगा ओ एच। और आइसोप्रोपेनॉल मतलब क्या होगा कि ये 3 कार्बन की चेन और यहाँ पे होगा आपका ओ एच। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है? फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है।
नहीं, पोजीशन में डिफरेंस है, एक बार पोजीशन वन पे है, एक बार पोजीशन टू पे है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। ओ, ये कैसे गया? ठीक है, एन था, चलो छोड़ो इसको। इथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी मतलब हो गया, इथ मतलब हो गया C2H5, इसके साथ O है, और यहाँ पर प्रोपेन यानी कि मेथ एथ प्रॉप, ये ईथर के नाम देने का तरीका है, आपको पता होगा। और इथॉक्सी इथेन मतलब हो गया C2H5O, C2H5। ये तो मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, अभी बात करी थी। तो ये हो जाएंगे आपके मेटामर्स। और यहाँ पर था प्रोपेन ओन, और ये प्रोपेन अल, तो ये फंक्शनल हो जाएगा। एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। तो देखो इतने इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली, तो ये होना चाहिए आपको क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन ये थोड़े बहुत क्यों हमने जितने डिस्कस करने थे वो कर लिए यहाँ से, कुछ एडिशनल हम यहाँ से कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, ध्यान से ठंडे दिमाग से इसको सोचो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सिस अरेंजमेंट across each डबल बॉन्ड? प्रत्येक डबल बॉन्ड के पास में सिस अरेंजमेंट कौन शो कर रहा है, एक एक करके देख लेते हैं। क्योंकि अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा होगा, तो ये क्वेश्चन के बहुत से स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली जेई मेंस के पीवाईक्यू में दिख जाएंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है, इसलिए करा रहा हूँ। ये सेम स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे, सेम स्ट्रक्चर पूछे हुए हैं, लेकिन फॉर्मेट अलग है। वहां कुछ और पूछा गया था, यहाँ कुछ और पूछा गया है। हर डबल बॉन्ड के क्रॉस बताना है कि सिस अरेंजमेंट किसका है। सिस मतलब सेम साइड है ना, सेम सेम। एक एक करके चेक कर लो। देखो देखो यहाँ पे देखो, सिस सिस अरेंजमेंट। सर देखो, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो ट्रांस हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखो, देखो एक ग्रुप यहाँ इतना बड़ा बल्कि हो गया और ऊपर कोई ग्रुप है ही नहीं। यहाँ पर भी कोई इतना बड़ा ही बल्कि ग्रुप हो तभी होता सिस, ये भी नहीं होगा। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो, इतना बड़ा बल्कि ग्रुप इस साइड है और उस साइड कुछ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें आप चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हो सके तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो। ये डबल बॉन्ड है, जैसा स्ट्रक्चर इस साइड वैसा ही स्ट्रक्चर इस साइड। ठीक है, दो बॉन्ड कार्बन के यहाँ पर पूरे हो ही रखे थे, एक एक हाइड्रोजन भी होगा। तो ये आपका सिस अरेंजमेंट है इस डबल बॉन्ड के क्रॉस। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो भाई, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो, यहाँ वाले कार्बन के पास जितना बड़ा बल्कि ग्रुप, वहाँ वाले कार्बन के पास उतना ही बड़ा बल्कि ग्रुप है। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपका ऐसे रहेंगे। और इस वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर देखोगे, तो ये जितना बड़ा बल्कि ग्रुप है, ये भी इतना ही ये वाला बल्कि ग्रुप जितना बड़ा है। तो इस साइड वाला जो कार्बन है उसके पास भी CH3 आपका अटैच है, क्योंकि इस साइड अगर कार्बन अटैच है तो इस साइड भी कार्बन ही अटैच है। कहने का मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन की चेन है, तो इस वाले कार्बन के पास भी कार्बन की चेन है। और जो दूसरी चेन है हाइड्रोजन वाली, वो इस साइड होगी कुछ। तो देखो, ये सिस नहीं हो गया, कार्बन कार्बन एक साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड, तो ये सिस अरेंजमेंट है। इनमें क्या दिक्कत हो रही थी, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये हमने बनाया, इतना ही पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर तो कार्बन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन होता और यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन होते, चलो ये तो सिस हो गया, लेकिन ये तो अलग अलग हो गए ना। सिमिलरली यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन होते और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता, तो ये सिस होते, लेकिन ये सिस थोड़ी में होता। और ऐसा ही कुछ केस पहले वाले में भी था, तो ये आपको पता होना चाहिए।
हम्म। ये प्रश्न यहाँ का नहीं, नीट का है, बट अच्छा है। ये हाइड्रोकार्बन की एक रिएक्शन होती है, अगर आपको याद है। चलो मैं अगर प्रोडक्ट बना भी दूँ, इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, बावजूद इसके आप लोग इसमें गलती करोगे। ये क्योंकि अभी हाइड्रोकार्बन का लेक्चर प्रोवाइड करा ही नहीं है, इसलिए इसको कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ। ये क्वेश्चन इसलिए खास है, आपने स्ट्रक्चर भी बना लिया, स्ट्रक्चर दिया नहीं था हालांकि इन्होंने, आपने बना लिया, लेकिन फिर भी इसमें गलती हो जाती है। एग्जाम प्रेशर है या जल्दी जल्दी में, किसी भी वे में आपको देखो, 1 2 3 4 5 6, आप वैसे वहाँ काउंट करते हो, 6 सिग्मा हो गए बेंजीन के, 3 यहाँ पर जुड़े हैं, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, तो +3 +3, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और ऑप्शन में आपको बताता हूँ कितने मस्त ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन में आपको बताता हूँ ऑप्शन कितने मस्त इसमें दिए रहते हैं। हाँ, 21, 9, 24 और 18। ठीक है सर, 15 बॉन्ड तो ये हो गए आपके। ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, तो 16 17 18। जिसने हाइड्रोजन इग्नोर कर दिया वो 15 में ही अटक जाएगा, जिसने हाइड्रोजन देख लिया वो 18 में पहुंच जाएगा, लेकिन 18 भी गलत है। अब अगर यहाँ पर आप ये बॉन्ड देखो, ये भी तो बॉन्ड है, सिग्मा ही बॉन्ड तो है, ये भी, इनको इग्नोर कर लिया जाता है तो टोटल 21 बॉन्ड आते हैं इसमें। ध्यान से इसको देख लेना आप भाई, चैन से बैठ के। ठीक है, मैं तो कहता हूँ सही है ये क्वेश्चन, मतलब निहायती इजी लेवल का है, लेकिन वो ये एग्जाम प्रेशर में गलती कराने वाला है। चलो और क्या कराया जाए इसके बाद। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का तो एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड लेक्चर अपन दे सकते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत पूछा जाने वाली चीज़ है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखो इतने निहायती इजी लेवल के क्वेश्चन, इतने निहायती इजी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। कहीं पर CS3 लिख देगा, कहीं पे भी लिख देगा, बड़ा हो रहा है उसका, CS3 लिखने में क्या जा रहा है, ऐसे लिख देगा। और इतना निहायती लेवल, आप खुद ही देखो इसका। और मतलब अगर आप ढंग से देखोगे तो ये तो ऑप्शन भी कुछ ढंग के नहीं दिख रहे मेरे को, है ना। देखो क्या बोल रहा है, पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड पूछ रहा है, अच्छा डी ऑप्शन, और ये गलत है। क्यों भाई, देखो सीधे सीधे पाई इलेक्ट्रॉन लिखता, पढ़ने वाला पकड़ लेता। पहले पाई बॉन्ड लिखा, और चुपके से बर्बाद में क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। तो पाई बॉन्ड क्योंकि 4 है, तो इलेक्ट्रॉन 4 × 2 8 होंगे, इसका आंसर एप्पल बनता। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे भी बहुत बार खेलता है भाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, फिर इस चीज को खत्म करते हैं। IUPAC का एक बहुत ही
निहायती इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन बड़ा चतुर क्वेश्चन था ये। देखो आप इसका नाम दोगे तो आपको पता लिया होगा, CO2H का मतलब हो गया COOH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रायोरिटी तो यहीं से जाएगी। अब देखो दूसरा नंबर OH को ही जाना चाहिए, पहली गलती तो यहाँ पे मत करना। पता चल रहा है आप NO2 को दूसरा नंबर दे रहे हो, माना OH और NO2 में NO2 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, लेकिन नजदीक कौन है? OH नजदीक है, तो OH को दूसरा नंबर जाएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। अब नाम क्या पड़ जाएगा इसका? 5 नाइट्रो 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और ये गलत है, पूरा ही गलत है। क्यों गलत है? सब सही करा है, ठीक है, लिखने के मामले में सब सही है, लेकिन इन क्वेश्चनों में एक बहुत ही स्पेशल केस है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये ऑप्शन भी दिया होगा वहां पर, जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऑप्शनों में एक ऑप्शन पक्का होगा ये, लेकिन ये ऑप्शन गलत होता है और भ्रमित करने के लिए दिया होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या पहले 3 ब्रोमो नहीं आना चाहिए, बी अल्फाबेट, और फिर ABCDEFGH, फिर आना चाहिए 2 हाइड्रोक्सी, फिर आना चाहिए 5 नाइट्रो, फिर आना चाहिए बेंजोइक एसिड। तो ये ऑर्डर सही है, देख के यहाँ पे बढ़िया लग रहा होगा, अच्छा हाँ कर लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये पकड़ में आएगा ही नहीं एग्जाम में। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत बार इस तरीके से भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बेसिकली फ्रॉम द GOC पार्ट इटसेल्फ। तो अब अपन शुरू करते हैं फिर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक रिएक्शन सारे चैप्टर की वहीं से उठाई जाएगी, तो इसलिए उस पार्ट को मिस मत करना भाई। अच्छा मैंने लास्ट में विजिबल था कि नहीं था यहाँ पे यार? होगा, बिल्कुल होगा विजिबल, क्या ही बात है। तो अगला चैप्टर है अपना हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें ही मिलते हैं फिर अपन।